नमस्कार दोस्तों। हम आज के इस सत्र में बात करेंगे। अभी आगे 25, 26, 27 फरवरी के लास्ट वीक में अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। आप सभी को अच्छे से पता है और आप इन चीज़ों से सफ़र भी कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं। तो मैंने आपको ठीक 1 महीने पहले मैं लाइव आया था, आपको पता होगा। तो मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। ठीक है, मैं इस विषय पर बात करने की मैंने आपसे प्रॉमिस की थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इस समय एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में मेरा मन नहीं करता कि मैं लाइव आऊँ या फिर ऐसे वीडियोस बना के आपको एक प्रकार से आपका समय ख़राब करूं। बेहतर है कि आप अपने स्तर पे पढ़ते रहें और मेरा दायित्व बनता है कि मैं थोड़ा सा मेरे अनुभव आपसे शेयर करूं ताकि कम से कम गलती एग्ज़ाम में हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिनका परीक्षा में छोटी मोटी गलती नहीं होती। सभी से होती है, दो तीन गलतियाँ सबसे रहती है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि कम से कम परीक्षा में मिस्टेक हो। अगर ये है कि बिल्कुल ही मिस्टेक ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी परीक्षा को लगभग 10 दिन शेष बचे हैं। 10 दिन भी नहीं है पूरे, 7-8 दिन ही है। तो मैं इस पूरी वीडियो को 2 भागों में बांट रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक क्या करना है और एग्ज़ाम के दौरान क्या करना है। ठीक है, तो पहली बात हम लेते हैं कि परीक्षा तक क्या करना है। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी यही बात करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, देखिए अभी 7-8 दिन बचे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ भी नया मैटर नहीं लाना है। नया नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि नया पढ़ा हुआ फ़ायदेमंद तभी होता है जब हम उसका 3 से 4 बार ठीक से रिवीजन कर पाते हैं, और रिवीजन आप कर नहीं पाओगे। ऐसी स्थिति में नया पढ़ने से आपको लॉस ही होगा, फायदा नहीं होगा। ये बात लिख के लेना आप। तो जितना पढ़ा है आपने उसी को वापस पढ़ना। ठीक है, अब मार्केट में आप कोई नई किताब देखते हो, नए टेस्ट पेपर देखते हो या नया कोर्स देखते हो तो बच के रहे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट वापस देखें जो अब पीछे 4-5-6 महीने में आपने पढ़ा है, उसी को रिवीजन करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर 10-20 नंबर का छूट गया है आपका, या 10-20 नंबर का आप कर नहीं पाए हो अच्छे से, तो कोई बात नहीं। पूरे राजस्थान में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 300 का तैयार करता हो, पॉसिबल भी नहीं है। तो 10-20 नंबर का अगर इधर उधर होता है तो कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी 270-80 की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक छोड़ दें। ठीक है, जो नहीं हुए हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि अब उनको तैयार करके आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़िया नहीं कर सकते। तो समय खराब करने से बजाय आप रिवीजन करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नया नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, अभी जो टॉपिक छूट गए हैं उसको वापस नहीं देखना है। जो टॉपिक आपने छोड़े थे पहले वो देखने नहीं है, वो छोड़ दें। क्यों छोड़ना? इसलिए है कि अभी अगर उसको करोगे तो डेफिनेटली आप ठीक से नहीं कर पाओगे और 10-20-30 नंबर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी बात, अभी जो 3 आगे 6-7 दिन का समय है, इसमें रिवीजन सबसे अधिक करें। अब रिवीजन कैसे करना होता है? लास्ट टाइम में किताब की लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी होती है। लास्ट टाइम में किताब के अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब में आपने अंडरलाइन की होगी, उस किताब में आपने मार्जिन पे कुछ लिखा होगा, या उस किताब में कोई घेरा किया होगा, है ना। तो वो बिंदु देख ले बस। बाकी लाइन टू लाइन देखोगे तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ऐसी कोई ना करें। रिवीजन कैसे करना है? मोटे मोटे पॉइंट्स आपको देखने हैं और उन विषयों का रिवीजन पहले करना है जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, और उन विषयों का रिवीजन बाद में करना है जो आपके बहुत अच्छे हैं या तैयार है ऑलरेडी। क्योंकि अगर रिवीजन को टाइम नहीं भी मिलता है तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन पर ज़्यादा बल दें। अब बात आती है मॉडल पेपर्स की। तो मॉडल पेपर की अगर बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों में प्राथमिकता आप रिवीजन को दें। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सारा सिलेबस तैयार है तो फिर आप अगर आधा घंटा 15 मिनट रिवीजन कर लेते हो, सॉरी मॉडल पेपर कर लेते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पढ़ते पढ़ते थक गए
तो 5-10 मिनट आपने कोई पुराने पेपर वगैरह टिक कर लिए तो कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए। लेकिन 2-2 4-4 घंटे प्रश्न नहीं करने। कोशिश ये करो कि रिवीजन करो और साथ में ऐसे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट कोई मॉडल प्रश्न आता है सामने तो वो देख लो, इसमें कोई लॉस वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप अभी कोई टेस्ट वगैरह ना दें। क्यों? क्योंकि अगर आपका लास्ट टाइम स्कोर वगैरह कम हो गया तो फिर आप वही तनाव में आ जाओगे, फिर बहुत बुरा फील करोगे, डिप्रेशन में कई बार बच्चे चले जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, उसको लगने लगता है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो बेहतर है कि लास्ट टाइम में टेस्ट ना दें और उसकी बजाय आप 5-10 15-20 प्रश्न देखते रहें, ठीक है। मॉडल पेपर ऐसे भी फायदा देता है जब थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, जैसे लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, तब हम अगर यहाँ से 10-15-20 प्रश्न करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे आ तो रहा है। क्योंकि जैसे 10 प्रश्न करोगे तो 7-8 हो जाते हैं, तब जब 6-7 हो जाते हैं तो अंदर से अच्छा फील होता है कि हाँ कम से कम मुझे आ तो रहा है, और कॉन्फिडेंस वापस बन जाता है टाइप से। तो ये थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन तवज्जो उसको दें, रिवीजन को, ठीक है, टेस्ट वगैरह ना दें। अब बात आती है विभिन्न चर्चाओं से दूर रहें। ये चर्चाएं जो है ये आपके तनाव का कारण होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आप मार्केट में कहीं चाय की थड़ी पे जाओगे या लाइब्रेरी में बैठे हो या फिर दोस्तों के साथ बैठे हो, जनरली चर्चा यही होती है। कोई कहेगा कि 240 कट ऑफ रहेगी, बिना पेपर कैसे कट ऑफ तय करते हो? यूट्यूबर्स है, ये लोग सब यही करते हैं, चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं से दूर रहे। कोई कहेगा कि पेपर आउट होते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होंगे, कोई कहेगा कि परीक्षा ही नहीं होगी, कोई कहेगा कि ये होगा वो होगा। ऐसे निरर्थक प्रश्नों पर अपना समय खराब न करें, और बेहतर है कि इन सारी चर्चाओं से हट के एकांत में अपने सिलेबस को एक बार से रिवीजन करने का प्रयास करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा चर्चाएं करोगे उतना ही आप है वो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलेगी, और फिर आपका ध्यान पढ़ाई पे न रह के दूसरी चीज़ों पे जाएगा। जब ध्यान दूसरी चीज़ों पे जाएगा तो आप निश्चित तौर पे पढ़ाई का काम ठीक से कर नहीं पाओगे और तनाव में चले जाओगे। तो चर्चाओं से दूर रहें, सिर्फ आप और अपना कंटेंट। इसके अलावा कोई भी बात करने वाला व्यक्ति है तो उससे दूर हो जाए अभी। इसके अलावा कोई कई सारे मोबाइल ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूबर्स ऐसी बात करते हैं तो उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अभी आपका इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये ही सबसे बड़ा तनाव का कारण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चर्चाओं से दूर रहें। ये और किसी से कुछ मत पूछें कितनी कट ऑफ रहेगी या क्या कुछ होगा। ऐसा माइंड में कोई कट ऑफ या स्कोर लेके ना जाए कि मुझे इतना स्कोर करना है। स्कोर लेके कभी मत जाएं, क्योंकि पेपर कठिन होते हैं तो आपके दिमाग में जो सोचा हुआ स्कोर है वो नहीं हुआ तो आप टेंशन लोगे, ज़्यादा करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर सरल आ गया तो भी आप सोच के कुछ मत जाए। पहले प्री प्लान्ड कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए कि पेपर में 100% देना है। अगर ये सोच के जाओगे कि मैं 260 करके आऊंगा, वहाँ पेपर टफ आ गया, 200 भी क्रॉस नहीं हुए, तो आप तुक्के ठोकोगे। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में पता नहीं चलता पेपर का लेवल कैसा है। तो सबसे बढ़िया काम ये होता है कोई ऐसा कुछ मत सोचो, अब यही सोच के जाओ कि मुझे एक बार रिवीजन करना है और ढंग से पेपर देना है, ठीक है। ये एग्जाम तक ये बातें करनी है आपको। 7-8 दिन रहे हैं और फिर अपना प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड कर लो जब भी आ जाएंगे, और उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाओ। जो भी बोर्ड की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को कम्प्लीटली फॉलो करो, और जो भी उनको चाहिए आधार कार्ड वगैरह जो सिस्टम है पूरे प्रवेश पत्र की एक एक लाइन पढ़ो, और जो बातें हैं वो सारी लेके और परीक्षा हॉल तक चले जाओ। अब हॉल में क्या करना है आपको, हॉल में क्या करना है, ये दूसरा सबसे अहम प्रश्न। मैं वैसे इस प्रश्न के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ये तो ठीक है यूं ही बता दिया, 6-7 दिन बचे हैं। तो हॉल में क्या करना है, तो इससे क्या होगा कि आप ये चीज़ों में व्यस्त रहोगे ना तो आप डरोगे नहीं। डर किस बात का? देखो, जिसने तैयारी सभी ने करी है, नए सिलेबस आए हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ये देखोगे कि ऐतिहासिक रूप से मेरिट कम रहेगी इस बार, ये भी तय बात है। पूरा राजस्थान एक ही टाइप की पुस्तकें पढ़ रहा है, डरने की क्या बात है, ठीक है। जो आपकी नसीब में लिखा है वो मिलेगा। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम कल का सोच के अपना समय क्यों खराब करें। हम सिर्फ और सिर्फ आज पे ध्यान देंगे और रात को टारगेट लेके सो जाओ, सुबह उठोगे पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगो। अपने आप को पढ़ाई में इतना बिजी कर लो कि दिमाग बाकी चीजें सोचा ही नहीं, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। और प्रसन्नचित्त रहें, फालतू नेगेटिव चीजों से बहुत दूर रहें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे ना वैसी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है।
आप अगर नेगेटिव सोचना शुरू करोगे तो सारे नेगेटिव हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको फिर हंसने भी नहीं देंगे, बहुत परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो कोशिश ये करो कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें और अपने परमात्मा माँ सरस्वती पे विश्वास रखें। आपने जिस लेवल की मेहनत की है आपको वो चीज़ें मिलेगी, आप यकीन रखिए अपने आप पे। और इस बात को मैं ऐसे हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव के बेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने जिस लेवल की मेहनत की है, जिस ईमानदारी से मेहनत की है, आपको उतना मिलेगा। आप उन परिणाम को सोच के अपने आप को डिप्रेस ना करें। आप सिर्फ इतना ध्यान में लाएं कि मुझे परीक्षा तक अपना 100% देना है, कहीं कोई गुंजाइश कमी की नहीं रहनी चाहिए। बाकी क्या ज़्यादा सोचोगे तो रात को नींद नहीं आएगी वगैरह वगैरह। वैसे मुझे भी पता है कि परीक्षा होती थी तो मुझे भी नींद नहीं आती थी 7-8 दिन तक। ठीक है, आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे सो लिए, सोने पे भी नींद कहाँ थी, बस सो रहे थे, नींद नहीं थी। लेकिन एग्ज़ाम के बाद सब रिलैक्स हो जाता था, तो नींद नहीं भी आती तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं। हाँ, अगर स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी स्थिति, एंजाइटी जैसी स्थिति है तो ख़राब है, ज़्यादा सोचे नहीं, बस अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखें, क्योंकि दिमाग जैसे ही खाली होगा वैसे ही वो सोचना शुरू कर देता है। तो खाली ना रखें, इसको व्यस्त ही रखें। दूसरी बात है, हॉल में आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, हॉल में सबसे पहली बात, आप जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है OMR की, वो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ध्यान से भरें। ठीक है, पूरा ध्यान रखें। फिर वापस आप मैसेज करोगे मुझे, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, सर मैंने फ़ोटो का वो गलत भर दिया, सर मैंने ये गलत भर दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा ध्यान से भरें, क्यों जल्दबाजी करते हो, फिर बहुत परेशानी होती है। एक OMR सीट की एक गलती पूरा पेपर बिगाड़ती है। फिर 3 घंटे पेपर होता है, 2 घंटे पेपर होता है, हर टाइम दिमाग में OMR की गलती घूमती रहती है। इससे अच्छा है कि एक एक चीज़ को ध्यान दे के भरो। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक और बात बता रहा था, बच्चे कई सारे कन्फ्यूज चल रहे थे कि नया बजट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नया बजट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पेपर सेट है। ठीक है, वो जनवरी 15-10 जनवरी तक का पेपर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये जो नया बजट है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, नए आंकड़े काम के नहीं है। जो पुराने आंकड़े थे वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जो नए आंकड़ों के अनुसार आ जाता है तो डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने आंकड़े जो है वो आपके उसमें साथ में होंगे, नए भी साथ में होंगे। तो पेपर सेटर नया पुराना वाला उत्तर मानेगा, मुझे पता है, और फिर नए वाले के बेस पे ऑब्जेक्शन लगेगा। तो आपको नया पढ़ना ही नहीं है, पुराने वाला चीज़ें पढ़नी है। हाँ, कोई चेंजेस हुआ, जैसे बाल गोपाल योजना की वार चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ चेंजेस याद कर लो, बजट के आंकड़े याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं वापस इस पे आ रहा हूँ। तो OMR सीट को ध्यान से भरें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा हॉल, परीक्षा के दिन कोई डिस्कस ना करें। परीक्षा का दिन जो आएगा उस दिन आप किसी से कोई चर्चा ना करें, मतलब परीक्षा देने तक तो कोई चर्चा ना करें। न बाहर, गेट के बाहर बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं, उनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा फालतू प्रश्न करके आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है। ऐसा प्रश्न निकाल के लाएंगे कि आप यूं ही टेंशन में आ जाएंगे, जबकि ऐसे प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं होता सिलेक्शन में। ठीक है, ऐसा एक आधा खोद के बच्चे लाते हैं और उस प्रश्न के कारण आप तनाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सामग्री से दूर रहने के लिए परीक्षा के दिन विभिन्न प्रकार की चर्चाओं से दूर रहें आप। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम देने जाते हो तो कब तक पढ़ना है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। आप परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ें? जैसे आपने कोई शॉर्ट में तालिका बनाई है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े आपने लिखे हैं, या फिर आपने कोई मनोविज्ञान के सिद्धांत लिखे हैं, या ICT के कोई फार्मूलाज हैं, ऐसे शॉर्ट जो भी पेजेस वगैरह है, कुछ पेजेस आप अपने साथ रख के पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि 5-7 किताबें लेके परीक्षा हॉल के आगे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपकी पढ़ाई जो है वो परीक्षा से एक दिन पहले शाम को, रात को 10 से 11 बजे तक जब तक आप पढ़ते हो तब पूरी हो जानी चाहिए। फिर सुबह उठ के आप ऐसी कोई पेजेज या शॉर्ट में कोई नोट्स या फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना चाहते हो तो ऐसे 4-5 पेज ले सकते हो, किताबें आपको साथ में नहीं रखनी है। ठीक है, शॉर्ट में पेजेस वगैरह आराम से 5-7 पेज, सुबह सुबह 15 पेज निकाले जा सकते हैं, वो आप पास में रख सकते हो। तो परीक्षा के दिन चर्चा नहीं करनी, शॉर्ट पेजेस पढ़ सकते हो, OMR सीट ध्यान से भरनी है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा भवन के अंदर विक्षक से कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करनी है। विक्षक को कभी भी, विक्षक से कोई बहस वगैरह मत करो। ठीक है, अगर कोई विक्षक आपस में दो बात करते हैं, जनरली समस्या आती है या घड़ी नहीं होती है तो हम लड़ पड़ते हैं। लड़ना नहीं है, उसको आग्रहपूर्ण कहना है कि देखो ये स्थिति है, हमारे लिए करियर का सवाल है, तो प्लीज आप शांति बनाए रखें। ऐसा शांति से कहोगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा लड़ना नहीं हमें, लड़ोगे तो मानसिक अशांति आपको होगी, विक्षक को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने 500-700 रुपए लेके घर चला जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको पोलाइटली उसके रिक्वेस्ट कर लो कि थोड़ा सा ध्यान रखें।
तो लड़ना झड़ना नहीं है। परीक्षा हॉल के अंदर ऐसी कोई नकल वकल का काम नहीं करना है, किसी से पूछो करो, इससे समय मत खराब करो आप, ठीक है। इससे अच्छा है आप अपने पेपर पे ध्यान दें, किसी की भलाई के चक्कर में आप मारे जाओगे। बेहतर है आप बिल्कुल स्वार्थी बन जाए ऐसी स्थिति में। अब आती है बात पेपर की। जब पेपर आता है तो पेपर को इस तरह से मैं हर बार कहता हूँ फिर दोबारा कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये 2 पेज है। हम क्या करते हैं, पेपर पैक होता है, हम ऐसे करके फिर उसमें ऐसे देखते हैं। ऐसे देखने से क्या 2-4 सवाल दिख जाते हैं, फिर उनमें से अगर एक नहीं आ रहा है फिर पूरे दिमाग में वो सवाल घूमता रहता है, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, फिर वो टेंशन आ जाती है, यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ना देखें, प्रश्न को हमेशा ध्यान रखें, अपना टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। प्रश्न जैसे पेपर खुलता है उसके बाद में पहले से लेकर 150 तक प्रश्न नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि सबसे पहले शैक्षणिक परिदृश्य आ गया, उसके मान लो 30 प्रश्न है, मान लेते हैं, तो आपको 30 प्रश्न जो है पहला प्रश्न ही करना है, दूसरा देखना ही नहीं। पहला करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, ऐसे करते करते आपने शैक्षणिक परिदृश्य के 30 सवाल जो है वो अच्छे से टिक कर दिए, ठीक है। टिक करने के बाद में वो 30 सवाल OMR शीट में भर दो, ठीक है, उसी समय भर दो। फिर इसके बाद मान लो आगे साइकोलॉजी, मान लो 20 सवाल आए उसके, फिर साइकोलॉजी के 31-32 ऐसे करके देखो। मतलब ये है कि पहला प्रश्न देख रहे तो दूसरा मत देखो, ठीक है। ऐसे करते करते 1 से लेकर 150 तक आ जाओ, बीच में से उठा उठा के मत करो आप। हाँ, ये बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सबसे पहले साइकोलॉजी करनी है, तो आपको साइकोलॉजी जैसे 120 नंबर पे मिलती है तो ठीक है, सीधा 120 पे चले जाओ। 120 से 150 तक के सवाल पेपर में सॉल्यूशन कर लो और फिर है वो OMR शीट में अपना ध्यान से भर दो उसको। OMR शीट भरने में भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको क्या करना है, OMR शीट और प्रश्न दोनों, आगे के प्रश्न नहीं देखने, हमेशा जिस प्रश्न पे हो उसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार किसी पेपर में मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया था, मुझे याद नहीं कौन सा पेपर, शायद सिविल सर्विसेज का था 2012-13 का। तो मैं शायद 90 प्रश्न देख पाया था और उसमें अटेंड कर पाया था। 4-5 प्रश्न मैं लास्ट वाले देख भी नहीं पाया, क्योंकि मैं कभी भी पहला प्रश्न करता हूं तो दूसरा नहीं देखता हूं। मैं घर आके वो 10 प्रश्न देखे कि पीछे ये सवाल थे, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं 90 तक ही पहुंच पाया। 90 थे या 95 थे, 96 सवाल नहीं देखा मैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा पहले से दूसरे पे आता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ वो एक सवाल ही रहता है। तो इस तरह से आए। प्लस दूसरा काम क्या करना है, आगे देखे नहीं, दूसरा काम क्या करना है, OMR शीट जब प्रश्न आप करते हो तो OMR शीट को भरते समय भागवार भरो। भागवार कैसे, जैसे राजस्थान का इतिहास था वो पूरा कर लिया, उसको भर दो। राजस्थान का भूगोल किया, उसको भर दो। संस्कृति की, उसको भर दो। पॉलिटी की, उसको भर दो। हिंदी कर दी, उसको भर दो। भाग समझते हो आप? भागवार भरोगे तो क्या है कि दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप एक भाग करने के बाद आपको थोड़ा सा राहत महसूस होगी, चलो कि ये भाग हो गया, अब आगे के भाग पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इससे लोड नहीं आता और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 150 तक आ जाते हो। तो आपको क्या करना है, भागवार OMR शीट भरनी है और आगे के प्रश्न नहीं देखने, जिस प्रश्न पे हो उसी प्रश्न पे देखो। अच्छा, कौन सा भाग पहले करना, कौन सा बाद करना, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं तो मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 1 से शुरू करता था, और कोई आप भी ऐसा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी शुरू कर सकते हो। करने तो सारे आपको ही है, भले पहले करो भले बाद में करो, ठीक है। ये बात होगी। और छठा और सबसे आखिरी बात, ये तो पेपर अटेंड करने का मैं तरीका बता रहा था आपको। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है, ये सबसे पहले किसी भी प्रश्न को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें, चाहे प्रश्न सरल हो चाहे हार्ड हो। 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़े ही पढ़े। प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या पूछा है, नहीं पूछा है, या सत्य असत्य पूछा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पूछा है, क्या पूछा गया है, उस कथन को बोल्ड करें ऐसे कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में प्रश्न की जो निकष है, मेन क्रक्स है, उसको बोल्ड करें, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाह रहा था, ताकि आप प्रश्न को पढ़ने में गलती ना करो। अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अब प्रश्न को 3-4 बार पढ़ने के बाद में एक काम ये भी करना है कि प्रश्न को दोनों भाषाओं में पढ़ें, ठीक है। अंग्रेजी में भी देखें, क्योंकि कई बार प्रश्न समझ में नहीं आता तो इंग्लिश की टर्म्स आपको समझ में आ जाती है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रयास करें कि प्रश्न को पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद में सत्य असत्य नहीं है, क्या पूछा है वो कर दे ब्लॉक। उसके बाद में कोशिश ये करें कि जो प्रश्न है उसके चारों ऑप्शन के ऊपर आपका प्रवेश पत्र रख लें, ठीक है। और प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर निकालने की कोशिश करें। याद करें, अगर उत्तर दिमाग में सीधा ही आ जाता है और ऑप्शन वो पढ़ा है तो ठीक है, कर लो उसको।
अगर ऑप्शन याद नहीं आ रहा है तो फिर आप वो 4 ऑप्शन को देखें प्रवेश पत्र हटा के और उसके बाद में एलिमिनेट करें। ठीक है, उसके बाद में क्या करें, एलिमिनेट करें। एलिमिनेट कैसे करना, जैसे मान लो ए बी सी और डी, अगर सीधा उत्तर आ जाता तो सीधा कर दो, नहीं तो सीधा आने तो भी आप ये करो, जैसे सी हो नहीं सकता, ये डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, फिर बी कर दो। इसे कहते हैं 3 विधि, इस विधि को कहते हैं एलिमिनेट विधि। ये 3 एलिमिनेट करके चौथा उत्तर अपने आप निकल गया। इसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। आप एक सवाल ऐसा करके जब दूसरा करोगे ना तो अंदर से एक अलग टाइप की फीलिंग आती है कि चलो पहले वाला मेरा सही हो गया, चाहे वो गलत हो रहा है फिर भी आपको अलग से कॉन्फिडेंस, अंदर से गजब तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। तो हर प्रश्न को इस टाइप से करो आप, ठीक है, एलिमिनेट विधि। और अब देखो, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है, प्रश्न को 3-4 बार पढ़ो और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ो और साथ में एलिमिनेट ऑप्शन रखो। आप पहले ऑप्शन देखो ही मत, ऑप्शन नहीं देखे, प्रश्न पढ़ा 2-3 बार, सीधा उत्तर सोचो, अगर आ रहा है उसमें है तो उसके बाद में 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके जो आपके दिमाग में आया फाइनली वही कर लो आप। अगर आपको ऑप्शन बिना देखे उत्तर नहीं आ रहा है तो पेपर हटाओ और चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस तरह से उत्तर निकाल दो। आप पहले से लेके लास्ट तक ऐसे ही चलो, ठीक है। और सबसे खास बात, अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, अगर चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, एक भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर उस प्रश्न को आप रेड गोला कर दो, उस पर समय बार बार खराब ना करो। क्यों? क्योंकि उस प्रश्न पे ऐसे असभ्य तुक्के मत लगाओ। आप लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे देख के कर लेते हैं कि बस हो जाएगा, ऐसे 3-4 सवाल आप करके आते हो, ये तो फिर वही है कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 3 विकल्प नहीं आ रहे, मतलब इनमें से एक ही एलिमिनेट हो रहा है, 3 का आपको कोई पता नहीं है, देखो 4 ही एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर 3 एलिमिनेट नहीं हो रहे तो भी उसको प्रश्न को छोड़ दो, आप ऐसे प्रश्न ना करें। अगर 3 में अगर 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, जैसे बी और जैसे ए और डी पक्का नहीं है, अब सी और बी में है, तो ऐसे प्रश्न तो कर ही ले आप, फिर तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। और अगर 3 एलिमिनेट हो रहे हैं, ऐसे करें। तो प्रश्न करने कौन से हैं पेपर में, या तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं या तीनों एलिमिनेट करके एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास, ये तो पक्का सच उत्तर निकलेगा और इसमें फिर आपकी आधी उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे सारे प्रश्न कर ले, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं आपको सारे कर ले। तो इस तरह से तुक्के में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर 2 ऑप्शन कंफर्म हो आप कि नहीं है यहाँ, तो वो कर लो। अच्छा, ऐसा कोई प्रश्न जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो जब प्रश्न ही नहीं सुना है तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे। ऐसा प्रश्न कभी अटेंड ना करें। देखो, वहां पे इमोशंस से ना सोचें, या दिमाग का काम लें। अगर आप दिल से करोगे, भावनाओं में बह के उत्तर निकालोगे, तो फिर आप 10-15 गलतियां कर दोगे और चयन होने में और फेल होने में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती ना करें। एलिमिनेट मेथड हमेशा अपनाएं, क्योंकि इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पढ़े, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो भी पढ़े, क्योंकि नोट तो नजर में आएगा कम से कम। प्रश्न को 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार, 4 बार पढ़ते हो और भी बढ़िया, 2-3 बार पढ़े ही पढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतना करने के बाद फिर आपको बबल्स भरना है और गोला भरते वक्त पूरा ध्यान रखना है। कोई जल्दबाजी ना करें कि डी ये आ रहा है तो उधर चला के डी भर दो, यहां पे बिल्कुल समझदारी रखें और इस तरह से 1 से 150 तक चले आए, ठीक है। और जो रेड पेन ये ऑप्शन है, इनको मत छेड़ें आप, इनको बिल्कुल टच भी ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपको नुकसान ही देंगे, फायदा नहीं दे सकते। 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, आपको एक ही आ रहा है, एक है कि नहीं, उस 3 में से कैसे तुक्का मारोगे आप? ऐसी गलती है वो ना करें। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाह रहा था, जैसे कोई सन पूछा गया है, ठीक है, सन पे कभी तुक्का ना मारे, क्यों? कोई पता नहीं। जैसे परिभाषा पूछ ली, इस पे कभी तुक्का ना मारे। क्यों? क्योंकि क्या पता किसकी परिभाषा है। ऐसे कोई तथ्य पूछे जाते हैं, गहरे तथ्य, कृपया करके ऐसों पे कभी तुक्का ना मारे। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ही खलबली मची हुई, नहीं एक तो तुक्का मारूंगा, तो फिर कहां तुक्का मारे? जहां विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, है ना। विश्लेषणात्मक प्रश्न पे आप तुक्का लगा सकते हैं। जैसे कौन से कथन सही नहीं है, 4 कथन आगे, साइकोलॉजी में विश्लेषणात्मक ज्यादा आते हैं प्रश्न। ऐसा कोई कंसेप्चुअल प्रश्न आता है जहां तथ्य नहीं पूछा गया, आप मेरी भावनाओं को, बात को समझना, जहां कंसेप्ट पूछे गए। जैसे मान लो मेरा पूछ ले, मैं मेरे पे उदाहरण देता हूं। जैसे पूछे कि मेरा जन्मदिन है, जैसे आ गया 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, यहां तुक्का मत लगाए। लेकिन अगर ये आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मेरे बारे में कथन सत्य नहीं है, फिर 4 कथन आ गए उसमें,
यहाँ आप तुक्का लगा सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, उपयोग सभी वगैरह में चल जाता है, लेकिन इस स्थिति में तो कभी तुक्का ना लगाए। विश्लेषणात्मक में लगाया जा सकता है तुक्का, ठीक है। और वो भी कब, जब आपको लगता है कि ठीक है एक दो ऐसे कर लेते हैं तो करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। इन बातों का पूरा ध्यान रखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट तक आप इस वीडियोस को पूरा सुनना और इस बात को फॉलो करना। अब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसा गोल्डन हैंड ना हो और बड़े आराम से सारी चीजें कर सकता है धैर्य के साथ, तो आप भी कीजिए। जब स्ट्रेस जैसी स्थिति आती है तो लंबी सांस लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाती है, और 2-3 बार डीप ब्रीथिंग करते हैं तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, ठीक है। वो करिए और इस तरह से पेपर को अटेंड कीजिए। साथ साथ में समय का भी ख्याल रखिए और मार्कशीट ठीक से भरिए। और इन बातों के साथ में मैं मेरी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी वजह से अगर आपके 2-4 सवाल भी सही होते हैं तो मेरा ये मैंने जो आपका आधा घंटा लिया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई फिर भी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न शेष बचा है, फिर भी कोई छोटा मोटा प्रश्न शेष बचा है तो उसका उत्तर खुद से तलाश लेना। और मिलते हैं वापस पेपर आपका होने के बाद में। जैसे आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आपके 27-28 फरवरी के आसपास आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, इनके ऊपर मैं एक वीडियोस बनाऊंगा और आपको किस और जाना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, इनकी वैकेंसीज कब आएगी, ये सारी बातें मैं करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें डिस्टर्ब होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपना ये अध्यापक का पेपर पूरे दिल से दे दें, और जैसे ये पेपर हो जाएंगे आपके, उसके जस्ट अगले दिन मैं ये सारे वीडियोज़ आपके एक दिन लाइव आके सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ताकि आप अपना अगला टारगेट लेके बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी।